welcome to the world of geology and this is your own geology educator. तो आज ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है. ओके, फाइनली हमने थर्ड ईयर में इंट्रो ले लिया है. लास्ट वीडियो में हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको थर्ड ईयर जियोलॉजी ऑनर्स के सिलेबस के बारे में बताया था और उससे रिलेटेड बुक लिस्ट के बारे में बताया था. और हमने ये भी बोला था कि हम जो फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो पेपर 6 के सेल बायोलॉजी सेगमेंट से स्टार्ट करेंगे. तो आज ये हमारा बहुत ही फर्स्ट लेक्चर है. देखो, एक्चुअली हमें सेल बायोलॉजी में पढ़ना क्या था, जो कि लास्ट वीडियो में हमने बताया था आपको. एंड आपको जो सिलेबस है वो टिप पे याद होना चाहिए, बिकॉज जब तक सिलेबस टिप पे याद नहीं रहेगा पढ़ोगे क्या? ठीक है, इसलिए सिलेबस को टिप पे याद कर लो. नहीं भी करोगे तो चलेगा, हम इतनी बार बोलेंगे कि ऑलरेडी याद हो जाएगा. चलो फिर स्टार्ट करते हैं. ठीक है, हाँ, तो हमने क्या बताया था आपको? सेल बायोलॉजी में हमें क्या पढ़ना है. ऑल्दो हमें सेल बायोलॉजी में पढ़ना क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ना है, राइबोसोम और प्रोटीन सिंथेसिस और इसके रेगुलेशन के बारे में पढ़ना है, क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ना है, जेंट क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ना है, कुछ ऑर्गेनल्स जैसे कि गोल्गी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ना है. ये हमारा मेन सिलेबस है. लेकिन अकॉर्डिंग टू मी किसी भी चीज़ को डिटेल में पढ़ने से पहले उसका ओवरव्यू होना बहुत ज़्यादा जरूरी है. ठीक है, तो ओवरव्यू हमें कैसे मिलेगा? जब तक देख लो, हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बहुत कुछ पता है. लाइक प्रोटीन से बने होते हैं, लिपिड्स का कंपोजिशन क्या है, ये वो जितने भी है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है उसमें प्रेजेंट एंजाइम्स के बारे में पता है, सब कुछ पता है. प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स में कैसे होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या, मतलब हमें दुनिया भर की बातें पता है. और हमें यही नहीं पता है कि सेल क्या होता है, सेल थियरी किसने दिया. मान लो बेसिक बातें हमें नहीं पता है और एकदम हाई-फाई बातें पता है, तो दैट्स नॉट फेयर ना. तो वो पढ़ने से पहले एक सेल का ओवरऑल बेसिक आइडिया होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो दैट्स वाई आई थॉट कि वो स्टार्ट करेंगे. लेकिन उससे पहले एक वीडियो लाते हैं जिसमें क्या करते हैं कि सेल के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं. लाइक मान लो किसी ने पूछ दिया प्रोटोप्लाज्म के कोलोइडल थ्योरी के बारे में ही बता दो, और तुम्हें पूरा स्ट्रक्चर पता है माइटोकॉन्ड्रिया का, लेकिन प्रोटोप्लाज्म कोलोइडल नेचर शो करता है, उसकी क्या क्या थियरीज है, किस बेसिस पे करता है, कुछ एग्जाम्पल्स बता दो, ये तुम्हें नहीं पता है. तो समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम पहले बेसिक से स्टार्ट करें. हमने आपको जब सिलेबस बता रहे थे हम आपको, उस टाइम हम आपको बताए थे कि जब भी हम पढ़ाएंगे कोई भी सब्जेक्ट, यानी कि कोई भी सेगमेंट उठाएंगे तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ताकि एकदम फाउंडेशन भी आपका स्ट्रांग होता चले और फिर हायर कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो भी स्ट्रांग होता चले. ठीक है, इसलिए आज का वीडियो लाने का मेन मोटिव यही था कि सेल बायोलॉजी हम शुरू कर रहे हैं तो सेल के बारे में हमें पता हो. यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, सेल किसने डिस्कवर किया, सेल थियरी किसने दिया, कब डिस्कवर हुआ, प्रोटोप्लाज्म क्या है, फ्लैजिला क्या है, सीलिया क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला. मतलब जितने भी ये सारे ऑर्गेनल्स है, सेल के बारे में जो भी बेसिक आइडिया है वो आपको इस वीडियो में कंप्लीट मिल जाए. ओके, बस ये एक वीडियो होगा जो कि सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बताएगा. फर्दर फिर हम अपने मेन सिलेबस पे आ जाएंगे. ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से ये अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, बिकॉज कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट देना है. और ऐसा ही थिंक ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा. देखो, आई डोंट थिंक ये 1 आवर एक्सीड करेगा, बट स्टिल चलो जल्दी स्टार्ट कर देते हैं. टाइम वेस्ट करने से क्या ही फ़ायदा है. ओके, तो ये है हमारा फर्स्ट लेक्चर. बहुत एक्साइटेड हो गए ना पढ़ने के लिए? लाइक यस, थर्ड ईयर का पढ़ाई स्टार्ट होने वाला है. यस, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसी एक्साइटमेंट के साथ. चलो, अच्छा, लेट मी सेलेक्ट द पेन. अच्छा, सेल के जनरल अकाउंट के बारे में पहले देख लेते हैं. जनरल अकाउंट ऑफ द सेल. देखो, 1665 में कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुआ. स्टोरी की तरह बताते चल रहे, सुनते जाना, बड़ा इंटरेस्ट आएगा बायोलॉजी में भी, इनफैक्ट जियोलॉजी में भी. ओके, चलो आ जाओ. देखो, पढ़ाई को ना मोनोटोनस बनाने से कुछ नहीं होगा. एंजॉय करते चलो, पढ़ते चलो, दैट्स इट. चलो आ जाओ. 1665 में कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुआ. किसने किया? रॉबर्ट हुक ने. ठीक है, उन्होंने कॉर्क के थिन स्लाइस को माइक्रोस्कोप से देखा एंड व्हाट ही फाउंड या व्हाट ही सॉ, कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर उन्हें दिखा. अब ये जो कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर वो देखे ना, इसको वो नाम दिए सेल. ठीक है, ये कहानी कब की है? 1665 की. और ये जो टर्म सेल है ये पहली बार किसने यूज़ किया था? रॉबर्ट हुक ने.
किसके सेल से? कॉर्क सेल से। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। अब बात आती है एक लंबे अरसे के बाद, डेट इज 1838। उस टाइम पे दो जर्मन वर्कर्स हुआ करते थे, स्लीडेन जो कि एक बोटेनिस्ट थे एंड स्वान जो कि एक जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो स्लीडेन ने एक स्टेटमेंट दिया कि जितने भी प्लांट टिश्यूज हैं वो सेल से बने हुए हैं, और सेम ईयर में दूसरे जर्मन वर्कर यानी कि जो स्वान थे उन्होंने बोला कि जो भी एनिमल टिश्यूज़ हैं वो सेल से बने हुए हैं। ये जो कॉन्सेप्ट था ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई होता था, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो सेल से बने हुए हैं। इस थियरी को ही सेल थियरी कहा गया या फिर सेल प्रिंसिपल कहा गया। कुछ टाइम बाद इन स्टेटमेंट्स को मॉडिफाई किया गया, यानी कि जो स्लीडेन एंड स्वान का स्टेटमेंट था कि जितने भी प्लांट टिश्यूज़ हैं वो सेल से बने हुए हैं, और स्वान का स्टेटमेंट था कि जितने भी एनिमल टिश्यूज़ हैं वो सेल से बने हुए हैं, तो इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया और बोला गया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल और उसके प्रोडक्ट्स से बने हुए हैं, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सेल एंड द सेल प्रोडक्ट्स। ओके, और इसी स्टेटमेंट को नाम दिया गया सेल थियरी। अंडरस्टूड? अच्छा, फिर बाय द टाइम थोड़ा सा और मॉडिफाई हुआ, लाइक ओमनी सेलुला का जो थियरी था, यानी कि सेल एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि सेल ऑरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जितने भी नए सेल्स का ऑरिजिनेशन होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है। ये ओमनी सेलुला का जो थियरी था, फिर इसको भी सेल थियरी में ऐड किया गया। ठीक है, बाकी तो ये मेन सेल थियरी का मेन लाइन यही था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सेल और उनके प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि वो सेल और सेल के प्रोडक्ट से बने हुए हैं। तो सेल थियरी किसने दिया था? स्लीडेन एंड स्वान ने। ओके, ना आ जाओ, अब देखते हैं व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म एंड व्हाट इज ड्यूटेरोप्लाज्म। द लिविंग सब्सटेंस ऑफ विच सेल इज मेड इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, यानी कि सेल में जो लिविंग सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म दो रीजन में डिफ्रेंशिएट होता है, एक न्यूक्लियोप्लाज्म और एक साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट प्रोटोप्लाज्म होता है वो होता है, लाइक देखो ये सेल है, ठीक है, इन सब में प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है। ओके, और ये न्यूक्लियस है, तो जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है ना, इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। और ये जो आउटर रीजन में प्रेजेंट है, यानी कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जो प्रोटोप्लाज्म है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। आई होप यू अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट आ गया जाओ। द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल contain many non-living substances which are mostly formed by the cells. Such substances are collectively called deuteroplasm. यानी कि प्रोटोप्लाज्म जो सेल का होता है उसमें बहुत सारे नॉन लिविंग सब्सटेंस भी प्रेजेंट है, बहुत सारे लिविंग सब्सटेंस भी प्रेजेंट है और बहुत सारे नॉन लिविंग सब्सटेंस भी प्रेजेंट है। और उन नॉन लिविंग सब्सटेंस को जो होते हैं हम क्या बोलते हैं? ड्यूटेरोप्लाज्म बोलते हैं। ओके, तो ड्यूटेरोप्लाज्म का एग्जाम्पल क्या क्या है? ड्यूटेरोप्लाज्म का एग्जाम्पल लाइक ह्यूक बॉडीज, लिपिड ड्रॉपलेट्स, सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स एंड पिगमेंट्स, ये ड्यूटोप्लाज्म का एग्जाम्पल है। The cytoplasm may be differentiated into granular peripheral region called ectoplasm and granular central region called endoplasm, यानी कि जो साइटोप्लाज्म होता है उसके पेरिफेरल रीजन को हम एक्टोप्लाज्म बोलते हैं और उसका जो सेंट्रल रीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्म बोलते हैं। द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर इंक्लूड्स, जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर होता है उनमें क्या क्या देखने को मिलता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलता है, राइबोसोम्स मिलता है, गोल्गी बॉडी मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, लाइसोसोम, सीलिया, फ्लाजिला एंड वैक्यूल्स, यानी कि ये सारे ऑर्गेनेल्स जो है वो साइटोप्लाज्म में देखने को मिलते हैं। तो अब न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या देखने को मिलता है? न्यूक्लियर एनवेलप हो गया, न्यूक्लियर सैप, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियोइड। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। अब हम लोग हर एक ऑर्गेनेल के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं, ठीक है? चलो आ जाओ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखते हैं। द सेल इज बाउंडेड बाय अ लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन विच इज सेलेक्टिवली परमिएबल
and in a specialized cell like nerve cell it is responsible for conduction of impulse। यानी कि जो सेल होता है वो एक लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन, लिपोप्रोटीन बोले तो लिपिड्स एंड प्रोटीन, ओके, लिपिड्स एंड प्रोटीन के मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है, ठीक है, जो कि सेलेक्टिवली परमिएबल होता है नेचर में। मतलब परमिएबल तो होता है लेकिन हर किसी को अलाउ नहीं करता है वो अंदर जाने के लिए, अच्छे से चेक वेक करके अलाउ करता है कि या ये जो फॉरेन पार्टिकल है ये हमारे लिए एसेंशियल है या नहीं है, वो चेक करके तब अलाउ करता है अंदर जाने के लिए, ओके। इट्स आई मीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट्स नॉट परमिएबल मेम्ब्रेन, इट्स अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ओके। और जो कुछ स्पेशलाइज सेल्स जैसे नर्व सेल्स हो गए, इनमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो उसका काम क्या होता है, इम्पल्स को कंडक्ट करना, यानी कि कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन टुगेदर विद सराउंडिंग सेल सीमेंट फॉर्म सेल मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो उसमें चारों तरफ जो सेल सीमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि प्लाज्मा लेमा प्लस जो सेल सीमेंट्स होते हैं उनको हम कलेक्टिवली सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये जो होते हैं वो लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल होते हैं। एक बात याद रखना, जो प्लाज्मा लेमा होता है ना आउटर मेम्ब्रेन, वो तुम्हारा लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल नहीं होता है, लेकिन जो प्लाज्मा लेमा प्लस सेल सीमेंट्स जिसको कलेक्टिवली हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं वो हमारा विजिबल होता है लाइट माइक्रोस्कोप में। अंडरस्टूड? प्लांट सेल में जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में देख लेते हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो एक सिस्टम होता है, स्मूथ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, सिस्टर्नी के फॉर्म में भी हो सकता है या फिर वेसिकल्स के भी फॉर्म में हो सकता है। इसका जो मेन फंक्शन होता है ये सेक्रेशन होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट का सेक्रेशन गोल्गी कॉम्प्लेक्स से होता है, लेकिन मेन फंक्शन इसका कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस भी होता है, ओके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, सभी जानते हैं, बचपन से हम लोग ये पढ़ते आए हैं, ओके। व्हेन आई वाज इन सेकेंड स्टैंडर्ड तभी से हम जानते हैं वैसे आप लोग भी जानते होंगे, जस्ट किडिंग, ओके। आ जाओ। हाँ, scattered through the cytoplasm are granular rod-like bodies called mitochondria, यानी कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये ग्रैनुलर या रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्रेब साइकिल्स के लिए जो इंजाइम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए भी जो इंजाइम्स होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। ओवरऑल बात करें तो जो रेस्पिरेशन के लिए जो कुछ भी इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं, ओके। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है और ये जो होता है सेल रेस्पिरेशन और एनर्जी रिलीज का मेन सेंटर है, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मोस्टली प्लांट सेल्स में पाया जाता है, मोस्टली नहीं, प्लांट सेल में ही पाया जाता है, ठीक है, एनिमल सेल्स में नहीं पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। इसमें जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम क्वांटोजोम्स बोलते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस का एक यूनिट होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लाइजोसोम्स की बात कर लेते हैं। लाइजोसोम्स में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं। इसको जो है सो हम सुसाइडल बैग बोलते हैं, सेल का जो सुसाइडल बैग है इसको हम बोलते हैं, बिकॉज जो एंजाइम्स इसमें जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इसके कारण सेल का डेथ और सेल का ब्रेकडाउन होता है। ये जो होते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन और एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन में भी मदद करते हैं, सेल ब्रेकडाउन में मदद करते हैं, स्पर्म के पेनेट्रेशन में मदद करते हैं और सेल डिवीजन के इनिशिएशन में ये इनका बहुत ही मेन रोल होता है, ओके। नाउ इट कम्स टू वैक्यूल। The cytoplasm contain vacuole which are fluid filled space enclosed by membrane। साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है जो कि मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड होता है। देखो जो प्लांट सेल होता है उसमें बहुत बड़ा वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, मोस्टली सेंटर में एक बहुत बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है। वही एनिमल सेल में छोटा छोटा कहीं कहीं पे प्रेजेंट होता है, ओके। बहुत बारी नहीं भी प्रेजेंट होता है एनिमल सेल्स में, तो वैसा कोई टेंशन लेने का बात नहीं है, लेकिन अगर मान लो प्रोटोजोआस वगैरह में प्रेजेंट है तो वो छोटा छोटा सा प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो द वर्ल्ड दे आर वेल डेवलप्ड इन प्लांट सेल। हम आपको बताएं कि जो वैक्यूल्स होते हैं वो प्लांट सेल में वेल डेवलप्ड होते हैं, एब्सेंट होते हैं मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल्स, लेकिन कुछ में प्रेजेंट भी होते हैं लाइक प्रोटोजोआ, ओके। चलो नेक्स्ट आ जाओ, सीलिया एंड फ्लैजिला। चलो स्टार्ट करते हैं सीलिया और फ्लैजिला के बारे में। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, कब पढ़ा होगा? बचपन में ऑब्वियसली।
आ जाओ। इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स सम सेल्स हैव हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया एंड फ्लैजिला। प्लांट और एनिमल में के जो कुछ सेल्स होते हैं उनमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, हेयर लाइक आउटग्रोथ्स प्रेजेंट होते हैं उनकी मेम्ब्रेन पे, ठीक है। इसको हम या तो सीलिया बोलेंगे या फिर फ्लैजिला बोलेंगे। कुछ में सीलिया प्रेजेंट होते हैं, कुछ में फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है सेल टू सेल, जिसके मूवमेंट का काम है तो उनमें क्या प्रेजेंट होगा, उसमें ऑब्वियसली फ्लैजिला ही प्रेजेंट होगा। तो और सीलिया वगैरह जो प्रेजेंट होता है, मान लो म्यूकस को हटाने का काम करना है तो उन सब में सीलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। मतलब डिपेंड अपॉन कि क्या वर्क है उस पर्टिकुलर सेल का, उस हिसाब से सीलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। सीलिया और फ्लैजिला के बेस पे एक बेसल बॉडी प्रेजेंट होता है जिसको हम काइनेटोसोम्स बोलते हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स में जो होता है एक डेफिनेट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है सीलिया और फ्लैजिला का, डेट इज 9+2 इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि 2 सेंट्रल में प्रेजेंट होते हैं उसके स्ट्रक्चर्स और 9 स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उसके पेरिफेरल फिब्रिल्स 9 प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जिसको 9+2 स्ट्रक्चर बोला जाता है। ये यूकैरियोटिक सीलिया और फ्लैजिला की बात हो रही है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में ऐसा कुछ नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल हैव न्यूक्लियाई विच आर बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर इन्वेलप परफोरेटेड बाय पोर्स, यानी कि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं जो कि डबल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं जो न्यूक्लियस होता है उसमें कलरलेस फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं जिसको हम न्यूक्लियस साप बोलते हैं, और इस साप के अंदर ही क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। द न्यूक्लियस में कंटेन 1 और मोर न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस में जो है एक और एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट हो सकते हैं जो कि न्यूक्लियर आरएनए का स्टोरेज साइट होता है। सेल डिवीज़न के टाइम पे जो फिलामेंटस बॉडी जिसको क्रोमोसोम्स बोलते हैं वो न्यूक्लियस में अपीयर हो जाते हैं, यानी कि जो क्रोमैटिन होते हैं वो कंडेंस होके क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर देते हैं। क्रोमोसोम्स में डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि एक टेम्पलेट की तरह काम करता है आरएनए सिंथेसिस के लिए, ठीक है। डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, फिर आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जो भी हमारा डिज़ायर्ड प्रोटीन है बॉडी के लिए उसका फॉर्मेशन होता है। सेंट्रल डोग्मा मेथड आपने पढ़ा होगा, ठीक है, वो यही है, यानी कि जो डीएनए है, डीएनए से क्या फॉर्म होगा, आरएनए, एंड आरएनए से क्या होगा, प्रोटीन, ओके। आई होप इट्स क्लियर टू यू। चलो, ये तो हमारे थे कुछ ऑर्गेनल्स, ओके। कुछ ऑर्गेनल्स के बारे में हमने देख लिया। अब देख लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। देखो, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। देखो, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें डेफिनेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, सॉरी यूकैरियोटिक में। और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो एक मतलब डेफिनेट बॉडी से अटैच होता है जिसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। जबकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो सर्कुलर होता है और एक टैंगल्ड मास की तरह प्रेजेंट होता है जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, वहीं पे अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात कर लेते हैं तो उसमें ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ओके। वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं सेल वॉल, ओके। सेल वॉल जो होते हैं प्रोकैरियोट्स में वो बने होते हैं अमीनो शुगर और म्यूरामिक एसिड्स। वहीं पे अगर हम यूकैरियोट्स के सेल वॉल यानी कि जब प्लांट के सेल वॉल की बात कर लेते हैं तो वो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स लाइक अमीनो शुगर और म्यूरामिक एसिड से नहीं बने हुए होते हैं। अगर हम प्लांट सेल वॉल की बात कर लेते हैं तो वो सेलुलोज के बने होते हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल है प्लांट सेल वॉल। वहीं पे फंगी का सेल वॉल देख लो, वो भी एक यूकैरियोटिक सेल है, वो काइटिन से बना हुआ होता है। कोई भी आपको यूकैरियोटिक सेल वॉल ऐसा नहीं मिलेगा जो कि म्यूरामिक एसिड या अम्यूनो शुगर से बना हुआ है, ओके। फिर अगर हम सीलिया और फ्लैजिला की बात कर लेते हैं तो सीलिया और फ्लैजिला यूकैरियोट्स में 9+2 अरेंजमेंट देखने को मिलता है, लेकिन वहीं अगर हम प्रोकैरियोट की बात करते हैं तो ऐसा कोई अरेंजमेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की बात कर ले तो यूकैरियोट्स में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग देखने को मिलता है, वहीं पे अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात कर ले तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग देखने को नहीं मिलता है। ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स के बीच में। आई होप इट्स क्लियर टू यू।
सबसे बड़ा बात है ना कि हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये सारी बहुत ही बेसिक बातें हैं, एक बार में आपको समझ में आ जा रही होगी। इसमें से बहुत सारी बातें तो आपको पता भी होंगी, बट स्टिल लाइक मेरा ऐसा है कि कोई भी चीज़ इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तो फिर उसको कंप्लीट करते चलो। तो इसलिए हम ये लेक्चर लाए हैं, ओके। बट आई नो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें इसमें की पता होगी, ओके। चलो आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। एक टिपिकल एनिमल सेल का डायग्राम है, देख लो थोड़ा इसको। देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रहा है, ये लाइसोसोम सुसाइडल बैग, ये वैक्यूल्स देखो कितना छोटा सा है, ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म है, फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। देन ये राइबोसोम्स है, ओके। सॉरी, ये देखो, ये जो राइबोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो छोटे छोटे ग्रैन्युल्स लाइक प्रेजेंटेड, इट इज राइबोसोम्स, ओके। राइबोसोम्स के बारे में भी आपने पढ़ा था, वो दो टाइप का होता है, 70S राइबोसोम्स एंड 80S राइबोसोम्स, एज आई रिमेंबर आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो 70S जो होते हैं ये मोस्टली प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं, 80S मोस्टली यूकैरियोट्स में मिलते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल का भी कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसमें 70S राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं। राइबोसोम्स का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस है, ठीक है। इसमें ये दो सब यूनिट से बने हुए होते हैं। राइबोसोम 70S वाला जो होता है वो 50S लार्जर सब यूनिट एंड 30S स्मॉलर सब यूनिट, एंड 80S वाला 60S स्मॉलर सब लार्जर सब यूनिट एंड 40S स्मॉलर सब यूनिट से बना हुआ होता है। ये सारी बातें आपको पता होंगी राइबोसोम्स के बारे में। उसके बाद बात कर लेते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वैसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। वैसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके मेम्ब्रेन पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते उसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, ये गोल्गी बॉडीज़ हो गए, फिर ये न्यूक्लियस हो गया, देन ये क्रोमैटिन फाइबर्स हो गई, ये एस ये सारे क्रोमैटिन फाइबर्स। देन यहाँ पे हमारा न्यूक्लियर पोर्ट्स प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में न्यूक्लियर पोर्ट प्रेजेंट है। देन न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि जो न्यूक्लियस के अंडर जो प्रोटोप्लाज्म होता है, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है। फिर यहाँ पे सेंट्रियोल प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे कुछ फ्री राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि जितने राइबोसोम्स है सारे के सारे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ही प्रेजेंट रहे, कुछ फ्री राइबोसोम्स भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। चलो फिर आगे चलते हैं, आ जाओ प्रोटोप्लाज्म के बारे में थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं, ओके। प्रोटोप्लाज्म हैज़ बीन डिफाइंड एज द मटेरियल बेसिस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म को जो है वो मटेरियल बेसिस ऑफ लाइफ बोलते हैं। जो टर्म प्रोटोप्लाज्म है वो एक बोहेमियन फिजियोलॉजिस्ट पुरकिंजे ने दिया था, ओके। कब? 1839 में। प्रोटोप्लाज्म मेनली बना हुआ किस चीज़ से होता है? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, एंड इट मेक्स 95% ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी। इट इज़ द ग्रुप ऑफ मिनरल, इट ऑल्सो हैज़ ग्रुप ऑफ मिनरल्स, यानी कि प्रोटोप्लाज्म में बहुत सारे मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। यानी कि प्रोटोप्लाज्म में ओवरऑल बात करें तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा वाटर जो होता है वो प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, यानी कि वो 5% to 90% डिफरेंट टिश्यूज़ के अकॉर्डिंग उसमें प्रेजेंट होता है। किसी में 5%, किसी में 10%, किसी में 90% तक प्रोटोप्लाज्म में वाटर प्रेजेंट हो सकता है। एवरेज मान के चले तो 65 से 75% के करीब प्रेजेंट होता है। वैसे एक ओवरऑल हम आपको आइडिया बता देते हैं कुछ, लाइक कोई जो एलिमेंट्स ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ये सब कितने % प्रेजेंट होते हैं, ये ओवरऑल आइडिया थोड़ा सा ले लो, ठीक है, अच्छा रहेगा। याद रखना ना रखना आपके हाथ में है, मेरा काम है बता देना, ठीक है। देखो प्रोटोप्लाज्म में जो ऑक्सीजन होता है ना वो कितना होता है? 62% के करीब होता है। ये एक प्रोपोर्शन है बहुत सारे जो एलिमेंट्स होते हैं उसका, ठीक है, एक ओवरऑल आइडिया, ओके। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब में होगा, बट मोस्टली, ठीक है, एक स्टैंडर्ड डेटा। नेक्स्ट अगर हम कार्बन की बात कर लेते हैं तो कार्बन कितना होता है? 20%, ओके। अगर वहीं हम हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं तो हाइड्रोजन होता है हमारा 10%, ओके। वहीं पे अगर हम नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं तो नाइट्रोजन हमारा होता है कितना? 3%, ओके। कैल्शियम की बात कर लो तो कैल्शियम हो जाएगा हमारा 2.5%, ओके। वहीं पे फिर आ जाओ, लेट मी इरेज दिस। अच्छा ये कहीं मन करे तो लिख लेना, ओके, कभी काम दे दे।
फॉस्फोरस की बात कर लेते हैं तो फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है 1.14%। वहीं पे अगर हम क्लोरीन की बात कर लेते हैं तो क्लोरीन हमारा प्रेजेंट होता है 0.16%। ठीक है, सल्फ़र की बात कर लेते हैं तो सल्फ़र हमारा प्रेजेंट होता है 0.14%। पोटेशियम की बात कर लेते हैं यानी कि पोटेशियम की बात कर लें तो ये हमारा प्रेजेंट है 0.11%। अगर हम सोडियम की बात कर लेते हैं तो ये हमारा प्रेजेंट है 0.10%। ठीक है, वहीं पे अगर हम मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं ये हमारा प्रेजेंट है 0.07%। आयोडीन की बात कर ले ये हमारा प्रेजेंट है 0.014%। उसके बाद अगर हम आयरन की बात कर लेते हैं यस, आयरन की बात कर लेते हैं तो इसका जो वेट होगा वो 0.010% हो जाएगा, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं थोड़े बहुत उसका क्या हो जाएगा 0.756%। ओके, मन करे तो इसको लिख लेना कहीं, वैसे याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, बस बता दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, कोलोइडल नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के कोलोइडल नेचर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। विल्सन एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने कोलोइडल थियरी दिया, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है सेल सब्सटेंस के लिए, उसके रिगार्डिंग विल्सन नाम के एक साइंटिस्ट ने कोलोइडल थियरी दिया। कोलोइड्स एक टाइप का सॉल्यूशन होता है, ये आप लोग को पता है। ओके, तो 1925 में कोलोइडल थियरी दिया विल्सन ने। प्रोटीन्स ऑफ द प्रोटोप्लाज्म आर प्रेजेंट इन कोलोइडल सस्पेंशन, यानी कि जो प्रोटीन होते हैं प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट वो कोलोइडल सस्पेंशन में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि वो कोलोइडल नेचर शो करते हैं। Colloidal particles are similar to ions or molecules in solution in that they do not settle down. Colloids जो होते हैं वो ऐसे particles होते हैं किसी भी solution में जो कि settle down नहीं होते। For example, daily life में देखो, अगर तुम सोप को वाटर में डिज़ोल्व करते हो, ठीक है, तो तुम नोटिस करोगे कि उसमें जो वाइट पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें सेटल डाउन नहीं होते, वो उसी में घूमते रहते हैं और ब्लडी सा सोप सॉल्यूशन दिखने लगता है। ओके, तो वो जो सोप सॉल्यूशन बना, यानी कि वाटर में सोप को मिक्स करने से जो जिस टाइप का सॉल्यूशन बना उसी को हम कोलोइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, तो वही जो प्रोटोप्लाज्म में जो प्रोटीन होता है ना वही कोलोइडल नेचर शो करता है, यानी कि जो वाटर में सोप शो करता है, यानी कि जो सोप का जो झाग होता है उसको जब हम वाटर में मिलाते हैं तो झाग तो बनता नहीं है, यानी कि वो फोम का फॉर्मेशन तो करता नहीं है, लेकिन जो जिस टाइप का वो सॉल्यूशन बना देता है इट इज़ कोलोइड। तो प्रोटोप्लाज्म में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं वो उसी टाइप के सॉल्यूशन की तरह प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ऐसा बोला गया है कि विल्सन ने 1925 में ये जो कोलोइडल थियरी था वो प्रोटोप्लाज्म के लिए दिया, यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो कोलोइडल नेचर का होता है। ठीक है, The protein molecules are solid particle in dispersed phase are suspended in water dispersion medium और continuous phase, यानी कि जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं वो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वाटर में प्रेजेंट होते हैं, वाटर डिस्पर्जन मीडियम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डिस्पर्स फेज, यानी कि जो सॉल्यूट है उसको हम डिस्पर्स फेज बोलेंगे और जो सॉल्वेंट है उसको हम डिस्पर्जन मीडियम बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, प्रोटोप्लाज्म में कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो कि शो करता है कि प्रोटोप्लाज्म इज ऑफ कोलोइडल नेचर। ओके, तो अब कौन कौन सा प्रॉपर्टीज़ है वो थोड़ा देख लेते हैं। देखो, जो कोलोइडल पार्टिकल होते हैं वो कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन शो करते हैं, यानी कि जब भी तुम सोप को वाटर में डिज़ोल्व करते हो तो देखते हो कि वो जो पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। ये जो मूवमेंट होता है ये रॉबर्ट ब्राउन ने, ये जो कोलोइडल पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है वो रॉबर्ट ब्राउन ने माइक्रोस्कोप से देखा था, तो उसमें वो जिगजैग मूवमेंट जो है वो देखने को मिला था। ठीक है, इसलिए इस जो मोशन होता है, ये जो जिगजैग मोशन होता है इसको ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। ठीक है, जो कि कोलोइड्स में देखने को मिलता है। ओके, और ये जो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, उन्हीं के नाम पे इस मोशन का नाम ब्राउनियन मोशन रखा गया।
ठीक है। ये जो ब्राउनियन मोशन होता है ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, पार्टिकल के साइज पर डिपेंड करता है, विस्कोसिटी पर डिपेंड करता है। ओके, सेकेंड फीचर देख लेते हैं। कोलोइडल पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें प्रॉपर्टी होता है कि वो लाइट को स्कैटर करते हैं। ओके, और ये जो स्कैटरिंग, जब भी तुम किसी कोलोइडल सॉल्यूशन से बीम ऑफ लाइट को पास करवाओगे तो वो जो होता है वो विजिबल हो जाता है, और इस इफेक्ट को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो ये जो होता है, जब प्रोटीन कोलोइडल सॉल्यूशन जो प्रोटीन का होता है प्रोटोप्लाज्म में, उसको जब हम लाइट से उसमें जब लाइट पास करवाएंगे तो हमें टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं सोल एंड जेल स्टेट। कोलोइडल सिस्टम में जो प्रॉपर्टी होता है उसमें कंसिस्टेंट रिजिडिटी में चेंजेस होने लगते हैं। ठीक है, यानी कि जरूरी नहीं है कि वो हमेशा रिजिड ही रहे, कभी वो सोल लाइक रहता है, कभी वो जेल लाइक रहता है, यानी कि कभी कभी वो काफ़ी वाटरी रहेगा एक टाइम पे, कभी कभी जेली लाइक रहेगा। ओके, तो ये जो यानी कि जो सोल और जेल दोनों स्टेट प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। देखो एक एग्जाम्पल की तरह समझो, जो जेलेटिन होता है, जेलेटिन का नाम आपने सुना होगा, सुना है ना? यस, सुना है। तो जो जेलेटिन होता है उसको जब हम गर्म करते हैं तो वो वाटरी सब्सटेंस बन जाता है, वहीं पे जब वो ठंडा होता है तो वो जेली लाइक हो जाता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो ये जो वाटरी कंडीशन होता है ना, इसको हम सोल बोलते हैं, और ये जो सेमी सॉलिड कंडीशन होता है उसको हम जेल बोलते हैं। और ये दोनों स्टेट्स जो होते हैं सोल और जेल, ये रिवर्सिबल होते हैं। देखो हम क्या बोले, जेलेटिन जब गर्म हुआ तो वो वाटरी सॉल्यूशन टाइप बनाया, ठीक है, तो उसको हम सोल बोले, और जब वो ठंडा हुआ तो जेली लाइक फॉर्मेशन किया तो उसको हम जेल बोले। तो ये तो रिवर्स किया ना, कभी जब उसको हम ठंडा करेंगे तो वो जेल लाइक हो जाएगा, जब गर्म करेंगे तो फिर से सोल लाइक यानी वाटरी हो जाएगा। तो ये तो रिवर्सिबल स्टेट है ना, इसलिए बोला गया ये जो सोल और जेल है ये रिवर्सिबल स्टेट है। ठीक है, ये वाला टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं इस पर, थोड़ा ध्यान से सुन लो ये सोल और जेल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसीलिए जेलेटिन के एग्जांपल्स हम समझा रहे हैं। ठीक है, अगर हम सॉलिड सोल की बात करें तो जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्पर्स फेज में वो सेपरेट होते हैं और डिसकंटिन्यूअस होते हैं। वहीं पे जो फ्लूइड होता है यानी कि जो डिस्पर्शन मीडियम होता है वो काफ़ी कंटिन्यूअस होता है। वहीं पे अगर हम जेल की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो जेल में जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं और जो वाटर फेज होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। समझ में आया? यानी कि जो हमारा सोल है, ध्यान से सुनो इस कॉन्सेप्ट को, सोल जो है उसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो डिसकंटिन्यूअस होते हैं और जो फ्लूइड पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं। वहीं पे अगर हम जेल स्टेट की बात करें तो जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं और जो वाटर पार्टिकल होते हैं वो डिसकंटिन्यूअस होते हैं। वो इस स्लाइड में लिखा हुआ नहीं है लेकिन हम आपको एक्स्ट्रा में बता रहे हैं। ठीक है, तो इसको कहीं नोट डाउन कर लेना इस बात को। ठीक है, नेक्स्ट अच्छा, तो क्या समझ में आया आपको कि जो सोल है और जेल स्टेट है ये दोनों के दोनों प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। सोल और जेल के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया ना? आई थिंक हो गया होगा। चलो आगे बढ़ो। तो नेक्स्ट आ जाते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। सुनो, इलेक्ट्रिक चार्ज से पहले एक और बात थोड़ा सा जान लो, थोड़ा सा जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो दूसरे सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो सारे के सारे कोलोइडल जेल्स होते हैं, और जो मेजर पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का वो लार्जली जेल स्टेट में होता है। ठीक है, इसलिए जब सेल मेम्ब्रेन कभी पंक्चर्ड भी हो जाता है ना तो उसका वुंड बहुत जल्दी हील हो जाता है, क्योंकि जो स्केपिंग सोल होता है वो तुरंत जेल स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, और जेल स्टेट में कन्वर्ट होने के कारण जो उसका जो स्केपिंग है वो सोल जो स्केप कर रहा होता है उसमें से निकल रहा होता है वो वहीं पे अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन होता है जिसमें जेल स्टेट तो सोल स्टेट में कन्वर्जन है उसको हम सोलेशन बोलते हैं, और जो सोल स्टेट से जेल स्टेट में कन्वर्जन है उसको हम जेलेशन बोलते हैं। ठीक है, ये टर्म याद रखना, SOLATION। ओके, सोलेशन, इसमें क्या होता है जेल से सोल में कन्वर्ट होता है, और जेलेशन यानी कि GELATION इसमें सोल स्टेट से जेल स्टेट में कन्वर्ट होता है। क्या हुआ? जेलेशन में सोल स्टेट से जेल स्टेट में कन्वर्ट हुआ और सोलेशन में जेल स्टेट से सोल स्टेट में कन्वर्ट हुआ। तो आप सरप्राइज हुए ये जान के कि जब भी
मान लो कि सेल मेम्ब्रेन पंक्चर्ड हुआ तो उसका वुंड बहुत जल्दी हील हो जाता है। कैसे हील होता है? जो स्केपिंग सोल होता है वो तुरंत कन्वर्ट हो जाता है जेल स्टेट में। आई होप इट्स क्लियर टू यू, समझ में आया? वैसे ये मेरा लाइन नहीं था, यू विल बी सरप्राइज टू नो, व्हेन आई वाज अ स्कूल स्टूडेंट मेरे एक टीचर कहा करते थे, लाइक हर बात पे उनका यही होता था, यू विल बी सरप्राइज टू नो, यू विल बी सरप्राइज टू नो। आपको ये जान के हैरानी होगी, बहुत मिनिमल सा बात होता था, कुछ वैसा हैरानी नहीं होता था जान के, लाइक स्टिल फिर भी वी आर लाइक सर ऐसा, यस सर लिटरली वी आर सरप्राइज टू नो दिस, दिखाना पड़ता है भाई। वैसे ही हम अभी आपको बताएं ये बात कि जब भी सेल मेम्ब्रेन पंक्चर्ड हो जाता है तो उसका वुंड बहुत जल्दी हील हो जाता है। लाइक क्यों? क्योंकि जो वो सोल स्केपिंग सोल होता है वो जेल में कन्वर्ट हो जाता है। ये सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी बता सकता है, बट इसको हम थोड़ा एग्जैजरेट करके बोले, लाइक यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, ताकि आप थोड़ा ध्यान से सुन लो इस बात को, ठीक है? कभी कभी छोटी छोटी बात ही बहुत इम्पैक्ट करती है। ओके, चलो आ जाओ। नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज पे, ठीक है? तो हम लोग पढ़ाई करते हैं और अपने स्कूल टाइम को याद भी करते हैं, अपनी टीचर्स की बात को याद भी करते हैं और इन्जॉयमेंट के साथ पढ़ाई भी करते हैं, ठीक है? वैसे जब भी कोई बात याद आएगी आई विल शेयर, ओके? चलो आ जाओ। इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रोटीन मॉलिक्यूल रिपल्स इच अदर बिकॉज देयर ओवरऑल चार्ज इज सिमिलर। यानी कि जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है वो एक दूसरे को रिपेल करता है, बिकॉज उनमें जो ओवरऑल चार्ज होते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल का वो बहुत ही सिमिलर होता है। यानी कि या तो पॉजिटिवली चार्जिंग होंगे या तो निगेटिवली चार्ज होंगे। तो पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव, यानी कि लाइक चार्जेस है, तो ऑब्वियस सा बात है लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, तो वो रिपेल करेंगे। वैसे ही लेकिन अगर मॉलिक्यूल जो है वो इतने क्लोज आ जाए, यानी कि वो हद से ज़्यादा क्लोज आ जाए ताकि उस पर वैलेंसी फोर्स एक्ट करे, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करने लगते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। प्रोटीन डू नॉट पास थ्रू नेचुरल मेम्ब्रेन्स। प्रोटीन जो होते हैं वो नेचुरल मेम्ब्रेन से पास नहीं करते हैं, वहीं पे जो क्रिस्टलोइड्स होते हैं वो नेचुरल मेम्ब्रेन से पास करते हैं। तो प्रोटीन और क्रिस्टलोइड्स को हम डायलिसिस के मेथड से सेपरेट कर लेते हैं। दोनों को क्या करते हैं, हम सेलोफेन मेम्ब्रेन में रखते हैं और उसको हम डिस्टिल वाटर में डाल देते हैं, ठीक है? तो हम क्या देखेंगे, जो क्रिस्टलोइड्स है वो ट्यूब से पास कर गया वाटर में और प्रोटीन जो है वो मेम्ब्रेन में ही डिटेन रह गया। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि प्रोटीन जो है वो नेचुरल मेम्ब्रेन से पास नहीं करता है और क्रिस्टलोइड्स जो है वो नेचुरल मेम्ब्रेन से पास कर जाते हैं। नेक्स्ट, जो ड्राई प्रोटीन है वो वाटर ऑब्जॉर्ब करते हैं और उनमें हाइड्रेशन देखने को मिलता है। जो फेनोमिना होता है इम्बिबेशन का वो भी देखने को मिलता है, ठीक है? इसी प्रॉपर्टी पे वो भी डिपेंड है, यानी कि जो सीड होते हैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर के अगेंस्ट मोर देन 180 ऑस्मोटिक प्रेशर के अगेंस्ट वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आ जाओ। हाँ, The viscosity of ground substance of the cell varies greatly. जो viscosity होता है सेल के ग्राउंड सब्सटेंस का वो बहुत ही डिफरेंट होता है। इट मे बी लो एज दैट ऑफ वाटर, यानी कि उसका विस्कोसिटी इतना कम होगा कि वो वाटर की तरह एकदम थिन फ्लूइड भी हो सकता है और इतना हाई भी हो सकता है कि जो अमीबा का जो स्यूडोपोड यानी कि जो फॉल्स फिट का मूवमेंट है उस टाइप का भी उसका विस्कोसिटी हो सकता है, यानी कि वो उतना विस्कस भी हो सकता है, ठीक है? उतना डेंस भी हो सकता है, ठीक है? आई होप इट्स क्लियर टू यू, समझ में आया? नेक्स्ट आ जाओ। प्रोटोप्लाज्म हैज़ ऑल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं उसमें सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। वो कैपेबल होते हैं न्यूट्रिशन के, रेस्पिरेशन के, एक्सक्रेशन के, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के। उनमें इरिटेबिलिटी की भी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि स्टिमुलस को देख के वो रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है? जैसे कि सनलाइट, हीट, केमिकल्स, इन सब को देख के हीट, लाइट, केमिकल्स जो कुछ भी स्टिमुलस होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये रिस्पॉन्स भी देते हैं और ये कंडक्टिविटी का भी ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी कि जो स्टिमुलस के रिगार्डिंग जो इम्पल्स बना है उसको भी कंडक्ट करने में ये हेल्प करते हैं, ठीक है? तो ये हमारा प्रोटोप्लाज्म कंप्लीट होता है, ठीक है? और यहाँ के बाद आपको बेसिक आइडिया लग जाता है कि व्हाट इज सेल, ठीक है? सेल क्या है इसका बहुत ही बेसिक आइडिया आपको लग चुका है।
यानी कि सेल में प्रोटोप्लाज्म का कोलोइडल नेचर कैसा है, उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, सेल ऑर्गेनेल्स क्या हैं, सेल थियरीज वगैरह, इन सब का आपको आइडिया लग चुका है। आई डोंट थिंक कि आपको हिस्ट्री ऑफ साइटोलॉजी जानने की उतनी ज़रूरत है, बट स्टिल इफ़ यू वांट देन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, उसका हम अलग से वीडियो बना देंगे हिस्ट्री ऑफ साइटोलॉजी, लेकिन आई डोंट थिंक इट दैट मच वो उतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो फिर उसको छोड़ ही देते हैं। बट स्टिल अगर आपको पढ़ना हो तो आप बता देना, हम बना देंगे, इसमें मेरा क्या, मेरा तो काम ही है, ठीक है, पढ़ना पढ़ाना, और क्या। नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात कर लेते हैं, वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इसमें हम मेंशन नहीं किए हैं, थोड़ा बहुत सुन लो, बस ऐसे ही सुन लो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, कार्बन जो होता है वो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का की एलिमेंट है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो कार्बन से बने हुए होते हैं, सब में कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। जितने भी सब्सटेंस होते हैं जिनमें कार्बन होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो सारा का सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए सबसे बड़ा, सबसे प्राइमरी बेसिस जो है ना, कि जो मेन बॉन्ड होना चाहिए वो कार्बन कार्बन के बीच में होना चाहिए या फिर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में होना चाहिए, तो उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कंसिडर करेंगे। वही अगर प्राइमरी बॉन्डिंग कार्बन और हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन के अलावा कार्बन ऑक्सीजन में देखने को मिलता है, तो उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंसिडर नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे कार्बोनिक एसिड यानी कि H2CO3, ये जो है इसमें भी तो कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है, ठीक है, तो इसको तो लाना चाहिए था ऑर्गेनिक कंपाउंड में, लेकिन इट्स नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट्स एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, बिकॉज इसका जो प्राइमरी बॉन्डिंग है ना कार्बन का, वो ऑक्सीजन के साथ है। समझ में आ रहा है? इसलिए हम बोलेंगे कि जब भी कार्बन का प्राइमरी बॉन्डिंग या तो कार्बन के साथ हो, दूसरे कार्बन के साथ, या फिर हाइड्रोजन के साथ हो, तो उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। लेकिन वहीं पे अगर हम ऑक्सीजन के साथ प्राइमरी बॉन्डिंग हमें देखने को मिल रहा है कार्बन का, तो उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोलेंगे, उसको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। समझ में आया? इस बेसिस पे मीथेन जो होता है यानी कि CH4, ये तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, CH4 सॉरी, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। वहीं पे ये कार्बोनिक एसिड हो गया या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। आई होप इट्स क्लियर टू यू। तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम आपको भी क्यों समझाए हैं, बिकॉज ऐसा माना जाता है या फिर ये सही भी है कि जो हमारे जो सेल हैं उनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे उसमें सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। 4 कैटेगरीज के मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन एंड नाइट्रोजन बेस्ड डेरिवेटिव्स। ये सारे के सारे हमारे डिफरेंट टाइप्स के सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक्स आइडिया था, ठीक है। पहले पता है, पहले का ऐसा थॉट था कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, वो सिर्फ हमारे बॉडी में यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी होता है, सिर्फ वही ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकता है। लेकिन आफ्टर द सिंथेसिस ऑफ यूरिया बाय वॉलर इन 1828 में एक वॉलर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने लेबोरेटरी में यूरिया का फॉर्मेशन किया। उस यूरिया के फॉर्मेशन के बाद ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरीज में भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इट्स ऑल अबाउट टुडे आल्सो। नहीं, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। इसमें आपका जो सेल से रिलेटेड जो भी जनरल अकाउंट था सेल का, जो भी इंट्रोडक्शन था सेल का, प्रोटोप्लाज्म का तो डिटेल एक्सप्लेनेशन हो गया इस लेक्चर में, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, बिकॉज सेल इज़ इनकम्प्लीट अबाउट नोइंग प्रोटोप्लाज्म। यानी कि अगर आप प्रोटोप्लाज्म के बारे में नहीं जानते तो सेल के बारे में क्या ही जानोगे यार, ठीक है। तो ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। फर्दर लेक्चर्स में हम लोग कंटिन्यू करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स एंड उसके फंक्शन के बारे में, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होता है या फिर आपको साइटोलॉजी के हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत जानना है, लाइक बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, साइटोलॉजी में इंटरेस्ट है, उसके हिस्ट्री के बारे में जानना है, तो यू कैन मेंशन इन कमेंट सेक्शन। उस पर हम एक वीडियो बना देंगे, आप लोग देख लेना इजीली। आई होप इसमें जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक हम आपको बताते गए हैं, बहुत सारा एक्स्ट्रा टॉपिक भी इस लेक्चर में हम बताए हैं जो कि इस पीपीटी में मेंशन नहीं था, उसको नोट करते चलना अपने नोटबुक में, अपना नोट्स बनाते चलना। अपना बनाया हुआ नोट्स ज़्यादा यूजफुल होता है, बट स्टिल इफ़ यू वांट माय नोट्स देन आई विल अपलोड दिस इन ऑन माय टेलीग्राम चैनल। ओके, टेलीग्राम चैनल क्या है वो आप एक बार देख लो, चाहो तो ज्वाइन कर लेना, ना चाहो तो मत करना।
जोलॉजी वर्ल्ड, ठीक है। चाहो तो ज्वाइन कर लो, यहाँ पे नोट्स मिल जाएगा, लेक्चर भी अपलोड कर देंगे, तो यू विल गेट एवरीथिंग ना। तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। चलो अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, बाय 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 बाय, टेक केयर।